गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सराज दत्ता फ्रॉम दी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th कॉमर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग चैप्टर में टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इज अ समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, दैट मीन्स कैश रिलेटेड आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हमारा नया टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जिनका मोटिव ही होता है जानना कि एक साल में उनको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पता चलता है कि एट द एंड नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, यह पता चल जाता है आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते क्या है, क्या चीज कंपेयर करते हैं जिससे पता चलता है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है? सिंपल, हम लोग इनकम को उसके एक्सपेंसेस से कंपेयर करते हैं। अगर इनकम एक्सीड कर जाती है एक्सपेंसेस से तो हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट है। अगर एक्सपेंस एक्सीड कर जाता है इनकम से तो हम लोग बोलते हैं नेट लॉस है। तो सर यहां पे इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो यहां पे भी इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या दोनों सेम है? हाँ, रिकॉर्डिंग दोनों की एकदम सिमिलर है। यहां पे भी इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, यहां पे भी इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। डिफरेंस क्या है? पर्पस। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानना नहीं होता है। तो फिर क्यों बनाते हैं सर? क्योंकि पता चले कि एट द एंड कि हमारे पास पैसा बच रहा है या खर्चे ही ज्यादा होते जा रहे हैं। अब एट द एंड इसको बनाने का फायदा क्या रहता है? प्रॉफिट या लॉस तो हम लोग नहीं जान सकते हैं, बस इसका नाम चेंज कर दिया है। क्या नाम रख दिया है? सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस मीन्स ज्यादा, डेफिसिट मीन्स कम। इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम हमारी एक्सपेंस से कम है तो डेफिसिट है, और अगर इनकम हमारी एक्सपेंस से ज्यादा है तो फिर सरप्लस है। आई होप इट इज क्लियर। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हम लोग इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट विच इज आर रिलेटेड टू पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस, रियल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एसेट्स, एंड नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंस और इनकम। हर अकाउंट का एक रूल होता है। पर्सनल अकाउंट का जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वैसे ही नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दैट मीन जितने भी एक्सपेंस होंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट। डेबिट साइड कौन सा साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और सारे इनकम कहां होंगे बेटा? क्रेडिट। कौन से अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्रेडिट साइड कौन सा साइड होता है? राइट हैंड साइड। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स आर रिकॉर्डेड। अब देखो बेटा, खर्चे कई प्रकार के हो सकते हैं और जो आप अमाउंट रिसीव करते हो वो भी कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कि अगर आपने मशीन खरीदा है वो भी एक आपके लिए खर्चा हो सकता है, या फिर आप सैलरी पे करते हो, रेंट पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, वो भी एक तरीके की क्या है?
खर्चा है, राइट। मगर दोनों खर्चे अलग टाइप के होते हैं। एक जो मशीन है वो क्या रेगुलर बेसिस पे आप खरीदते हो, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग है क्या रेगुलर बेसिस पे खरीदते हो? नहीं। क्या अगर सैलरी की बात कर रहे हैं, सैलरी रेगुलर बेसिस पे करते हो? रेंट रेगुलर बेसिस पे करते हो? यस। यही हमको अलग करता है किससे? कैपिटल नेचर से और रेवेन्यू नेचर से। कैपिटल नेचर का मतलब होता है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब जो रेगुलर बेसिस पे ना हो। और रेवेन्यू नेचर कौन सा होता है? रेकरिंग। रेकरिंग भी कब तक? विद इन 1 ईयर अगर रिकर हो रहा है तो फिर ठीक है। नॉन रेकरिंग मतलब 1 ईयर तक रिकर नहीं हुआ है तो वो किस में आ जाता है? कैपिटल नेचर में, राइट। जैसे कि मशीन आप हर साल नहीं खरीदते हो, लैंड एंड बिल्डिंग आप हर साल नहीं खरीदते हो, वो कौन सा नेचर हो जाएगा? कैपिटल नेचर। यहां पे रेकरिंग कौन सा हो जाएगा बेटा? 1 साल के अंदर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे किस में हो जाते हैं बेटा? रेवेन्यू नेचर। तो क्या इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी अलग होती है? यस। जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो बैलेंस शीट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। और जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो किस में रिकॉर्ड करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। अब देखो बेटा, जो आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो वो भी रेगुलर बेसिस पे हो सकता है और जो आप खर्चा कर रहे हो वो भी रेगुलर बेसिस पे हो सकता है। या तो इनकम होगा या फिर एक्सपेंस होगा। तो बेटा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट में बेटा हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या रिकॉर्ड करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। अब सर ये एसेट्स क्या होता है और ये लायबिलिटीज क्या होती है? एसेट्स का मतलब होता है फ्यूचर में मिलने वाला कोई भी बेनिफिट को हम लोग एसेट बोलते हैं। जो भी चीज़ आपको इन फ्यूचर कैश कन्वर्ट करके दे दे वो आपका एसेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन आपको फ्यूचर तक बेनिफिट देती जाएगी, वो एक एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग वो भी आपकी एक एसेट है, राइट, वो भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। क्या बस टैंजिबल गुड्स ही एसेट होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। इनटैंजिबल एसेट भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अगर आप बेटा कोई कंपनी को टेक ओवर करने जाओगे तो आपको बस उसकी टैंजिबल एसेट नहीं खरीदना पड़ेगा बट उसकी इनटैंजिबल एसेट दैट इज गुडविल भी खरीदना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, राइट। तो दैट मीन्स इनटैंजिबल एसेट की भी वैल्यू होती है, राइट। लायबिलिटीज क्या होती है? अभी शॉर्ट में समझ रहे हैं, डिटेल में बाद में समझेंगे। लायबिलिटीज क्या होती है? फ्यूचर में होने वाला कोई भी पेमेंट को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लोन ले लिया, अब वो जो लोन है बेटा क्या जिंदगी भर आप उस लोन से खाते रहोगे, कभी रिपे नहीं करोगे? बिल्कुल करना होगा बेटा, राइट। सो जो भी अमाउंट आपको इन फ्यूचर में पे करना है वो लायबिलिटी है। सर पेमेंट की बात कर रहे हैं, क्या वो एक्सपेंस भी एक लायबिलिटी है? नहीं। एक्सपेंस का मतलब जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, लायबिलिटीज का मतलब जो इन फ्यूचर में आपको पे करना है। सो दोनों में डिफरेंस है। एक्सपेंस कहाँ आता है बेटा? रेवेन्यू नेचर में, और लायबिलिटी आ जाती है कैपिटल नेचर में। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू करेंट ईयर आर रिकॉर्डेड। अब इसका मतलब क्या है?
देखो बेटा, चाहे तो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, अगर वो करंट ईयर का है तभी रिकॉर्ड होगा। क्या इसका मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज फॉर एग्जांपल ये एक टाइमलाइन है, राइट? आप हर महीने, आपकी एक बिजनेस है और उसमें ढेर सारे एम्प्लॉय हैं, राइट? आप एवरी मंथ अपने एम्प्लॉय को क्या देते हो बेटा? सैलरी पे करते हो। कब पे करते हो बेटा? फर्स्ट डे। सो पहली सैलरी आप कब दोगे? फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल 1 से 31 मार्च तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो सबसे पहली सैलरी आप कब दोगे? अप्रैल 1। सेकेंड सैलरी मई 1, और जो लास्ट सैलरी होगी वो कब दोगे बेटा? मार्च 1 नेक्स्ट ईयर। सपोज फॉर एग्जांपल ये अप्रैल 1 है 2019, मई 1 है 2019 और ये मार्च 1 है 2020, राइट? अब इसी महीने क्या आ गया बेटा? कोविड आ गया, राइट? इसी साल क्या आ गया? कोविड आ गया। और कोविड में जान रहे हो बेटा सैलरी पे नहीं कर रहे थे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को। तो बेटा कोविड का बहाने से या फिर कोविड के रीज़न से मार्च महीने की सैलरी पे नहीं हो पाई। और अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है बेटा? मार्च 31। सो दैट मीन्स मार्च 1 की सैलरी पे, मार्च की सैलरी पे नहीं हुई और आपने बुक को क्लोज कर दिया। दैट इज मार्च 31 को बुक क्लोज हो गई। और ये सैलरी जो थी वो कब आपने पे करी बेटा? अप्रैल 10 को 2020, अप्रैल 10 2020 को आपने ये सैलरी पे करी। तो क्या बेटा ये सैलरी 2020 अप्रैल की है? नहीं सर, वो तो मार्च 1 2020 की है। क्या वो सैलरी आपको मार्च में मिली थी? नहीं सर, नहीं मिली थी। क्या वो सैलरी अप्रैल में मिली है? यस, अप्रैल में मिली है। क्या वो अप्रैल की सैलरी हुई? नहीं सर, अप्रैल की सैलरी नहीं हुई। तो कब की हुई? मार्च ही की हुई। दैट मीन्स जिस ईयर वो सैलरी ड्यू हुई है उसी ईयर वो एक्सपेंस, वो सैलरी मानी जाएगी। नो मैटर वो अप्रैल नेक्स्ट ईयर मिला, बट स्टिल वो कब की सैलरी थी? मार्च की थी। आई होप इट इज क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। मतलब कि एक्सपेंस इनकर तो हो चुका है मार्च में, मगर पेमेंट उसका करंट ईयर में नहीं हुआ है। तो बेटा ऐसे टाइप ऑफ ट्रांसैक्शंस भी अकाउंटिंग में आते हैं और इसको हमको कौन से ईयर का मानना है? करंट ईयर का मानना है, नेक्स्ट ईयर का नहीं। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब बताना बेटा कि वो करंट ईयर की है या करंट ईयर की नहीं है। अगेन एक टाइमलाइन बना रहे हैं, अप्रैल 1 2019 और मार्च 31 2020. That means year ends on March 31st 2020 and on this date we prepare our financial statement. We close our books on this date. I hope it is clear. Now suppose beta, in the middle of the year, that is October 1st 2019, you have made the payment of an insurance.
एक इंश्योरेंस का आपने पेमेंट करा है, कितना पेमेंट करा है? 1200 रुपए का, राइट। कितने का पेमेंट करा है? 1200 रुपए का। अब ये इंश्योरेंस की वैलिडिटी कब तक रहेगी? 1 ईयर तक। कब तक रहेगी? 1 ईयर तक। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आपने अक्टूबर 1 में एक इंश्योरेंस लिया है तो इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? 30th सितंबर 2020। 30th सितंबर 2020 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। दैट मीन्स ये जो आपने पेमेंट करा है वो कब तक वैलिड है? 30th सितंबर। और बुक कब क्लोज हो रही है? मार्च 31st। दैट मीन्स सम अमाउंट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर एंड सम अमाउंट बिलोंग्स टू करंट ईयर। So you have to take out of this the next year balance and you have to deduct it from it. कैसे सर? अब एक बात बताओ बेटा, मार्च को बुक क्लोज हो रही है, सितंबर तक कितना टाइम पीरियड है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 months. So 6 months is related to the next year. So बेटा 1200 में अगर 6 month निकाले तो 600 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो 1200 में से 600 अगर माइनस कर दो तो कितना बचा? 600। दिस 600 इज रिलेटेड टू करंट ईयर। आई होप इट इज क्लियर। सो हम लोग ये बोलेंगे बेटा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए? सिर्फ 600। अगर आपने 1200 रिकॉर्ड कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 600 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंस इनकर तो नहीं हुआ है मगर उसका पेमेंट हो चुका है। एक्सपेंस इनकर कब करेगा? नेक्स्ट ईयर में, मगर आपने पेमेंट कब कर दिया है? करंट ईयर में कर दिया है। दैट मीन्स करंट ईयर में आपने नेक्स्ट ईयर का भी पेमेंट कर दिया है। तो बेटा वो वाली रिकॉर्डिंग हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग कौन सा ईयर को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं? करंट ईयर को ही रिकॉर्ड करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेटा हमको सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट बताता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमको कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं बताता है। क्या बताता है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? सरप्लस और डेफिसिट, राइट। सो दैट वाज आवर टॉपिक। अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।